नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, फिर उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वो खबर होगी जानलेवा बने खुले नालों की कहानी समझिए, क्योंकि एक दर्दनाक हादसा राजधानी पटना में घटे हैं। छात्रा की मौत का सच कब आएगा सामने, ये हम आपको बताएंगे। और तीसरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी राजनीति में आएंगे नीतीश के निशांत। और चौथी खबर होगी निकाय चुनाव बाद बदलेगी झारखंड की सियासी तस्वीर। इन सभी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले पटना के फुलवारीशरीफ में खुले नाले के चैम्बर में गिरने से 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मासूम खातीजा की मौत के बाद से इलाके में मातम पसरा है और एक बार फिर से खुले पड़े नाले के चैम्बर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पिता के कंधे पर पड़ी ये है 2 साल की मासूम खातीजा। खातीजा अब कभी उठ नहीं पाएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी है। खातीजा मरी नहीं, उसे सिस्टम की लापरवाही ने मार डाला। वही सुन के हम लोग आए यहाँ पर, लापरवाही का नतीजा है। ये लाचार पिता असम से परिवार का पेट भरने बिहार आया था, लेकिन बेटी के शव को कंधे पर रखकर इधर से उधर भटकने को मजबूर है। दूसरी ओर बेटी की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। धुंधली सी दिखती सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं कि अपने साथियों के साथ खातीजा खेल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था सड़क किनारे नाले का चैम्बर खुला छोड़ दिया गया है जो उसकी जान ले लेगा। आप जो है तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यही वह जगह है जहां बच्ची खेलते खेलते आई और यहां पर गिर गई। बच्ची यही गिरी है और गिरते के साथ ही जो है बह गई और बहकर आगे जो है उसे फिर निकाला गया। खातीजा खेलते खेलते सड़क किनारे खुले पड़े नाले के चैम्बर में जा गिरी। आसपास के लोगों ने जब तक उसे बाहर निकाला तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो आई थी कमाने के लिए, मगर वो अपने बच्चा गंवा दिया है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमेशा की तरह खबर मिलने के बाद पुलिस आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की बात कहकर चली गई। बच्ची खेल रही थी, ध्यान नहीं दिया तो किसी तरह नाले में गिर गई है। लेकिन सवाल है, क्या खातीजा की मौत के गुनहगारों को कभी सजा मिल पाएगी? क्योंकि यहाँ तो सड़क के किनारे 1-2 नहीं बल्कि नाले के कई चैम्बर खुले पड़े हैं जो खुलेआम मौत को दावत दे रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने पर नगर परिषद के अधिकारी बुड़कों पर दोष मढ़कर पल्ला झाड़ने में जुट गए हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पर, और नगर परिषद से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि यह बुड़कों द्वारा बनाया गया है और वो अभी तक सौंपा नहीं गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले एनसीआर के नोएडा में गाड़ी सहित खुले नाले में गिरने से युवराज नाम के एक इंजीनियर युवक की मौत हो गई थी। दिल्ली में बाइक सहित गिरने से कमल नाम के शख्स की मौत हो गई और पटना में 2 साल की खातीजा खुले नाले की भेंट चढ़ गई। सवाल है, सड़क किनारे बने नाले कब तक जान लेते रहेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है, ऐसी लापरवाही करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये जानलेवा नाले हैं जिसे खोल दिया जाता है और इस नाले में गिरकर लोगों की मौत हो जाती है। नाले में गिरने वाली मौत वाली खबर को अब आप समझिए। देखिए, नाले में गिरने से मौत वाली खबर को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि अब तक कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था जब युवराज नाम के युवक की मौत हो गई थी। यही नहीं, दिल्ली में भी कमल नाम के एक युवक की मौत इसी वजह से हो गई थी और अब पटना में खातीजा नाम की बच्ची की मौत खुले नाले में गिरने से हो गई है। अब आप इस खबर को समझिए। सड़क के किनारे नालों को खुला छोड़ दिया जाता है और खुले नालों के सामने कोई सावधानी का बोर्ड भी नहीं लगा रहता है ताकि लोग अवेयर हो सके।
बल्कि आसपास से गुजरने वाले जो लोग हैं वो इसी तरीके से हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब आप सवालों के जरिए नाले में गिरने से मौत वाली खबर को समझिए। सवाल ये, कब तक खुले नाले की भेंट चढ़ते रहेंगे लोग? सवाल दूसरा, नालों को ढकने की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जाती है? सवाल ये भी, क्यों नालों को खुला छोड़ दिया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होती है? अब जो ये मौत हुई है, इसके जो लापरवाह लोग हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरी छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पैर की हड्डी टूटी मिली, पीठ के साथ ही पिछले हिस्से में खरोंच के निशान मिले हैं। घर वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस और एसआईटी मामले की जांच में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीट छात्रा की मौत के बाद दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरी छात्रा की मौत का मामला पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। घर वाले शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे हैं। गांव में तो माहौल है कि मैंने गलत किया गया है। जो जाती थी पढ़े, अच्छा से पढ़े जाती थी, वो तो वीडियो कैमरा सब सफा दिखा रहा है। बच्ची गया पढ़े, 2 लड़का गया दौड़ के। छात्रा के छत से गिरने की तस्वीरें तो पहले ही सामने आ चुकी हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सूत्रों की माने तो मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर की हड्डी टूटी हुई मिली, पीठ में खरोंच के निशान पाए गए और पिछले हिस्से में भी खरोंच के निशान मिले हैं। पुलिस और एसआईटी की टीम गहराई से मामले की जांच में जुटी है। नीट छात्रा की मौत से सबक लेते हुए दानापुर छात्रा की मौत मामले में पुलिस फूंक कर कदम उठा रही है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत टाइम तो हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होती हैं एफएसएल की, पोस्टमार्टम की। तो उन्हीं सारे बिंदुओं को लेके हम लोग देखेंगे। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है, डिटेन किए गए हैं इसमें कुछ लोग। बता दें, 12वीं की छात्रा 12 फरवरी की सुबह 8 बजे कोचिंग गई थी और 8:12 पर हरिनगर कॉलोनी में कोचिंग की छत से गिर गई। पटना पुलिस ने जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई। कोचिंग सील कर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगी। सीसीटीवी तस्वीरों में सीढ़ी से ऊपर जाती छात्रा दिखी। छात्रा के पीछे एक लड़का भी जाता दिखा। पुलिस 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो राजधानी पटना में संदिग्ध तौर पर हुई छात्रा के मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन हम आपको ये पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। दानापुर में छात्रा की मौत का पूरा घटनाक्रम अब आप समझिए। दानापुर में छात्रा 8 बजे कोचिंग के लिए घर से निकली थी। 12वीं की छात्रा का कोचिंग कुछ ही दूरी पर था। 8:12 पर छात्रा कोचिंग की छत से नीचे गिर जाती है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। घर वाले धक्का देकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी में छात्रा सीढ़ियों से ऊपर जाती दिख रही है और इसके साथ ही वहां दिखता है कि छात्रा के पीछे पीछे 2 लड़के भी ऊपर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद छात्रा बिल्डिंग से नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। और छात्रा के नीचे गिरने के बाद ये दोनों लड़के सीढ़ियों से लौटते भी उस कैमरे में नजर आ रहे हैं। लड़के बीच में रुककर लड़की का शव भी देखते हैं और फिर ये दोनों लड़के मौके से दौड़कर भाग जाते हैं। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस 3 लोगों को अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब आपको बताते हैं कि छात्रा को जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें क्या क्या सामने आया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर की हड्डी टूटी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीठ में खरोंच के निशान का जिक्र है। वहीं पिछले हिस्से में भी खरोंच के निशान मिलने का जिक्र किया गया है। ऐसे में सवाल है कि कोचिंग की छत से गिरी या गिराई गई छात्रा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। सवाल ये कि छात्रा जल्दी जल्दी छत की तरफ क्यों गई? छात्रा के पीछे पीछे छत पर ये लड़के क्यों गए? सवाल ये भी कि छात्रा के पीछे पीछे जाने वाले लड़के ये कौन हैं? और कोचिंग की छत से छात्रा गिर गई या जानबूझकर गिराई गई? क्योंकि परिजन हत्या का ही आरोप लगा रहे हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। सिमतीश कुमार के बेटे निशांत दशरथ मांझी के गांव गहलोर घाटी में दिखे। निशांत यहां उस रास्ते पर भी गए जहां दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था।
गया जी में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर निशांत का स्वागत किया गया। निशांत बिहार चुनाव के बाद से काफी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे में कयासबाजी का दौर भी जारी है। क्या निशांत होली के बाद राजनीति में आएंगे? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें गया जी के गहलोर घाटी की हैं, जहां सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार उस रास्ते को देख रहे हैं जिसे दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर बनाया था। निशांत उस रास्ते को निहार रहे हैं। दशरथ मांझी के बनाए इस रास्ते को देखने निशांत को लेकर अब फिर से कयासबाजी तेज हो गई कि क्या निशांत राजनीति के रास्ते में आएंगे, क्योंकि जब निशांत गया जी के दौरे पर पहुंचे तो बड़े बड़े पोस्टर लगाकर निशांत का स्वागत किया गया। गया जी में निशांत दशरथ मांझी मेमोरियल पहुंचे और दशरथ मांझी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। निशांत दशरथ मांझी के परिजनों से भी मिले। गया जी में निशांत की इन तस्वीरों से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, क्या निशांत वाकई राजनीति में आएंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि आवे, युवा वर्ग का जमाना, अब हम लोग का उम्र रह गया है। अब हम लोग का 60 साल उम्र हो गया, नीतीश जी भी बूढ़े हो गए, सब लोग हो गया। आएगा तो अच्छा ही हो, लेकिन अब उस पर निर्भर करता है। हालांकि जेडीयू के नेता बार बार निशांत के राजनीति में आने की मांग कर रहे हैं, लेकिन निशांत ने एक बार फिर राजनीति में आने के सवाल को मुस्कुराकर टाल दिया। जदयू कब ज्वाइन कर रहा है? बिहार चुनाव के बाद निशांत लगातार सक्रिय हैं। निशांत की सक्रियता बड़ा सियासी इशारा कर रही है, लेकिन वो अभी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की खबरें एक बार फिर से तेज होती जा रही हैं और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, करीब पिछले 1 साल से बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा है। ये सवाल ये कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत क्या राजनीति में आएंगे? ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसको समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है, वो भी 1990 के बाद के बिहार की राजनीति को। 1990 के बाद बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, एलजेपी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समय बदला, उम्र बढ़ी तो लालू प्रसाद की जगह पर तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ गए। वैसे तो उनके परिवार के कई लोग सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव ही हैं, ये पूरा बिहार जानता है। ऐसा ही कुछ हुआ एलजेपी के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी में। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। हालांकि चिराग को अपने चाचा के साथ राजनीतिक संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। यही वजह है कि निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठ रही है और निशांत ने जब राजनीतिक मुद्दों पर बात करते और सक्रिय दिखते हैं तो चर्चा होने लगती है, क्योंकि बिहार सहित देश में नेताओं के बेटों का पिता की राजनीतिक विरासत संभालने का इतिहास काफी पुराना है। सिर्फ बिहार की बात करें तो अब तक बिहार के 7 मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। यही वजह है कि निशांत के भी राजनीति में आने की चर्चा तेज है और जब जब निशांत सक्रिय दिखते हैं, चर्चा पहले से और ज्यादा तेज हो जाती है। और अब तो जेडीयू के बड़े बड़े नेता भी कह चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। किस किस ने क्या कहा है वो भी समझिए। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं, निशांत को फैसला लेना है कि वो कब आएंगे। फिर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा, बिहार का हर युवा चाहता है कि निशांत राजनीति में आए। इसके बाद ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। यही नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत को राजनीति में आना ही चाहिए, आते हैं तो स्वागत करेंगे। यहां तक कि एनडीए के भी कई नेता निशांत को राजनीति में लाने की डिमांड पहले कर चुके हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जितन राम मांझी कह चुके हैं कि वो निशांत के साथ हैं। महाराष्ट्र के नेता रामदास अठावले कह चुके हैं कि निशांत राजनीति में आते हैं तो स्वागत करेंगे। जबकि बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए बेटे को मंत्री बनाने वाले आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा
कई बार कह चुके हैं कि जेडीयू की कमान निशांत को मिले। यहां तक कि विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि निशांत के राजनीति में आने का वो भी स्वागत करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि निशांत की राजनीति में एंट्री में पेच क्या है, तो आइए उसे भी समझते हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं। सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने परिवारवाद की अक्सर आलोचना ही की है। बिहार के लोगों को ही नीतीश कुमार अपना परिवार बताते रहे हैं। निशांत राजनीति में आते हैं तो सवाल उठेगा। परिवारवाद के मुद्दे पर विरोधी पलटवार करेंगे, क्योंकि अब तक ये आरोप सीएम नीतीश कुमार ही लगाते रहे हैं। लेकिन अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो पलटवार विरोधी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी की ओर से झारखंड की सियासी तस्वीर पर किए जा रहे दावे पर सियासी दंगल जारी है। के.एन. त्रिपाठी ने दावा किया कि निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम साथ आकर सरकार बना सकते हैं। के.एन. त्रिपाठी के दावे को कांग्रेस और जेएमएम के साथ ही बीजेपी ने भी निराधार बताया है। अब आप पूरी खबर देखें, उसके बाद खबर तो समझिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लग रहा है। ये दावा है झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी का। के.एन. त्रिपाठी के दावों की माने तो झारखंड की सियासत जल्द ही करवट लेने वाली है और निकाय चुनाव के ठीक बाद राज्य में सरकार की सूरत बदल जाएगी। उन्होंने कहा, निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकता है। के.एन. त्रिपाठी ने दावा किया है कि जेएमएम और बीजेपी के शीर्ष नेता मिल चुके हैं और जल्द ही इसके नतीजे भी दिखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये दो बातें हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो एक तो आप हमेशा उछल करके उनसे संपर्क। त्रिपाठी के दावे के बाद झारखंड की सियासत का पारा बेहद चढ़ गया। त्रिपाठी की ही पार्टी कांग्रेस के साथ ही जेएमएम के नेताओं ने दावे को निराधार और भ्रामक करार दिया, तो बीजेपी ने साफ कहा, जेएमएम और बीजेपी नदी नहीं बल्कि समुद्र के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। वैसे झारखंड गठन के शुरुआती दौर के ठीक बाद बीजेपी और जेएमएम सत्ता में साथ रह चुके हैं, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए त्रिपाठी के दावे सच साबित होने पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो अब झारखंड में ये नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल के.एन. त्रिपाठी के दावे पर ये बवाल मचा हुआ है। अब हम आपको खबर समझाते हैं। के.एन. त्रिपाठी के दावे वाली खबर को आप समझिए। फिलहाल झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने बड़ा दावा किया कि झारखंड की राजनीति में जल्द ही बदलाव हो सकता है, जिसमें वो दावा करते हैं कि जेएमएम और बीजेपी साथ साथ आ सकते हैं। और ये कब होगा, तो उन्होंने ये भी बताया कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। अब के.एन. त्रिपाठी के दावे वाली खबर को समझिए। हालांकि देखिए, सभी दलों ने के.एन. त्रिपाठी के दावे को नकार दिया है। कांग्रेस और जेएमएम ने दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया। बीजेपी ने कहा कि जेएमएम और बीजेपी समुद्र के दो किनारे हैं, हमारा जेएमएम के साथ कभी गठबंधन नहीं होगा। जब झारखंड में थी बीजेपी जेएमएम की सरकार, अब आप ये समझिए। हालांकि ये भी सच है कि झारखंड में बीजेपी जेएमएम की गठबंधन की सरकार रही है। 2010 में झारखंड में बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनी। 2010 में अर्जुन मुंडा की अगुवाई में बीजेपी और जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी। इसी सरकार में हेमंत सोरेन पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। 6 ही महीने बाद हेमंत सोरेन ने सपोर्ट खींचकर अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा दिया था। चूंकि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, तो ऐसे में अगर भविष्य में जेएमएम और बीजेपी साथ आए तो विधानसभा में कैसी तस्वीर होगी, आइए उसको समझते हैं। फिलहाल झारखंड विधानसभा की अगर हम बात करें तो जेएमएम के 34 विधायक हैं, बीजेपी के पास 21 विधायक हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो कुल संख्या हो जाती है 55। मतलब ये कि बहुमत से 14 ज्यादा। तो ऐसे में ये कयासबाजी फिर से शुरू हो गई है। के.एन. त्रिपाठी के दावे पर बवाल मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक अब भयावह रूप लेता जा रहा है। हजारीबाग और रामगढ़ के बॉर्डर के कजरी गांव में हाथियों के झुंड ने 7 लोगों की जान ले ली, जिससे दहशत का माहौल है। वन विभाग की ओर से हाथी के आतंक को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका कोई खास असर दिख नहीं रहा। जब जंगली जानवर रिहायशी इलाके में आ जाएं, तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। हजारीबाग और रामगढ़ की सीमा पर बसे कजरी गांव में हाथियों का झुंड काल बन गया है। हाथियों का ये झुंड दबे पांव आता है और लोगों को मौत की नींद सुला जाता है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। 2 दिन के भीतर जंगली हाथियों के हमले में 7 लोगों की जान जा चुकी है। इधर हाथियों का आतंक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस वजह से 24 घंटा के भीतर हाथी जो है लगभग 6 आदमी को तो परसों मार ही दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।